प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंधों के क्रम में रुपहला धुआं हम पढ़ रहे थे। कल हमने देखा कि इन्होंने जल प्रपात के वैभव का, सौंदर्य का बड़ा काव्यात्मक और गद्यात्मक चित्र खींचा। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। मैं सोचता रहा कि यहाँ जो अजर अमर सौंदर्य उमड़ा चला जा रहा है, यह स्वयं विलय का सौंदर्य है। विलय मटमैली धारा का, शुभ्र जलकणों में शुभ्र जलकणों की राशि का, शुभ्रतर वाष्प में और वाष्प का सौंदर्य के रस भरे जूही लदे घुंघराले और लहरीले चूड़ापाश में। यह चूड़ापाश जूहियों से इस तरह सज जाता है कि उसके निचले छोर की श्यामलता भर दिखाई पड़ सकती है। एक अद्वितीय चांदनी उसे ऊपर से छाप लेती है। मैंने देखा कि सांझ हो आई है। सूर्य की तिरछी किरणें जाते जाते इस सौंदर्य का रहस्य भेदन करते जाना चाहती है, पर जैसे प्रपात जाने कितने कवच मंत्र उच्चारण करता हुआ और मुखर हो रहा है और अपने को इस प्रकार समेट रहा है कि रवि रश्मियों का प्रयत्न आप से आप विफल हो रहा है। इस बार घाटी में उतरने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि आधे घंटे के भीतर क्योटी प्रपात की भी एक झलक लेने की बलवती इच्छा उकसने लगी थी। इसलिए दिवस के यथार्थ में वसंत के वैभव के बीच अपनी कृशता, अपने एकाकीपन और अपनी उपेक्षा में उस बिहारी महागायक के स्वर की गूंज मन में भरते हुए और उस गूंज में विंध्य के अंतर्मन की पुकार की अनुगूंज को भी पाते हुए मैं क्योटी के लिए लौट पड़ा। बच्चों, विंध्य मिश्र जी के निबंधों के केंद्र में रहा है। चितेरे ललित के चितेरे मिश्र जी का व्यक्तित्व बाहर भीतर से लालित्य में और लालित्य की रचनाओं में रमा है। विंध्य प्रदेश उनके निबंध लेखन में, उनकी अभिव्यक्ति में कहीं पर भी आता है और मिश्र जी के जीवन की गतिशीलता थी, वैसा ही प्रवाह इनके साहित्य में भी है। भाषा की दृष्टि से वहाँ की स्थानीय भाषा के प्रयोग के साथ, काव्यात्मक शब्दावली के साथ और नाद सौंदर्य के साथ, जलप्रपात की बात कहते ही जैसे झरना बह रहा हो, ऐसी कर्ण ध्वनि भी हमें इनके वर्णन को पढ़ते समय प्राप्त होती रही है। दूसरी बार बड़े बड़े अफसरों के साथ वर्षा में वहाँ जाने का अवसर मिला और साथ में मोटे दुबले हर एक डिज़ाइन के लोग थे। ये बड़ा सुंदर हास्य भी करते हैं। विनोद प्रियता भी इनकी लेखन की शैली रही है। अब की बारी नीचे उतरने की हमने ठानी और काफ़ी रपटीले रास्ते से डाक बंगले के पास से हम लोग उतरने लगे। डाक बंगला अब तक बन चुका था और उसका उद्घाटन भी शायद हो चुका था, नहीं तो हमें ठहरने को कैसे मिलता। साथ में हमारे एक मोटे अफसर नीचे उतरने की अनुपयोगिता पर काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच देने लगे, पर हम तो मोटे नहीं थे और उनकी मोटी स्पीच हमारे गले उतर भी नहीं सकती थी। हम नीचे उतरते गए, नए रास्ते बनाए और कहीं कहीं रास्ता नहीं था तो शाखा पकड़कर नीचे उतरते गए और अंत में हमारे नीचे साड़ी के छहराते हुए छोर की तरह नदी की धारा प्रकृति के श्यामल सौंदर्य के उभार को सह्य न होने के कारण अलग किनारे फेंक दी गई सी दिखने लगी। हरियाली सघन हो आई और कहीं कहीं उष्ण कटिबंधी फूलों की लहक भरी गंध भी पुरवैया के साथ समस्त संज्ञा झकझोरती और विजड़ित करने चली आई। घाटी से ऊपर आकर अब ठीक आमने सामने प्रपात से आँखों की मुठभेड़ हुई। देखिए, जब झरना बहता हुआ देखा तो उसके लिए लिख रहे हैं आँखों से मुठभेड़ हुई। ये अभिव्यक्ति कौशल है। फागुन वाला अवसाद और वसंत वाली विरह वेदना एकदम स्वप्न की भांति तिरोहित हो गई। प्रपात पागल हाथी की तरह चिंगाड़ रहा था। रह रहकर जब बादल इस चिंगाड़ को बर्दाश्त न करते हुए तड़प उठते थे, तब प्रपात का उन्माद और द्विगुणित होकर आस्फालित हो जाता था। हाँ, यह जरूर था कि चांदी का धुआं कुछ तो मिट्टी की प्रीति के उमड़ाव के कारण, कुछ कजरारे मेघों की कजरारी छाया के कारण और अधिक तो विश्व के किशोर किशोरी के श्यामल श्रृंगार से तन्मय होने के कारण कुछ अधिक समराने लगा था।
पर इस संवराई शोभा में भी रुपहले धुएं की आभा बीच बीच में चमक उठती थी, मानो उसके अंतर के रूप का ज्वार मनमथ विश्व मोहन के सांवरे रूप को चुनौती दे रहा हो। इस चुनौती में कौन जाने उस बरसाने वाली का मौन उपालंभ न छिपा हो और उसी के रूप की प्रतिछाया पाकर यह प्रपात और अधिक स्फीत हो गया हो। बड़ी देर तक मैं खोया रहा और जब चचाई को लेकर विभागीय कार्य की रूपरेखा की बातचीत अपने मंत्री और सचिव से वहीं शुरू की गई, तब जाकर मुझे अपनी असंप्रज्ञात समाधि से विदा लेनी पड़ी। और उसके बाद तो एकदम द्विज देव से उनके चंद्रमा से गिरते गिरते द्विवेदी युग के गद्यमय धरातल पर ठक से पांव लग गए और मीमांसा होने लगी कि पर्यटकों के लिए चचाई का किस प्रकार प्रचार करना चाहिए, यहाँ हरित उद्यान बनाना चाहिए, बांध बंधाना चाहिए, पानी बिजली घर भी खड़ा करना चाहिए, आदि आदि। वहाँ मैं क्या सुझाव देता कि ये सब तो ठीक है, लेकिन खुद चचाई के लिए आज देखने की नई आँख बनानी चाहिए। लेखक इनके संरक्षण, संवर्धन और इनको सहेजने की हर संभव चेष्टा में रहते हैं। इसके स्वर को सुनने के लिए नए कर्ण यंत्र बनाने चाहिए और इसके संदेश को ग्रहण करने के लिए नया हृदय रोपा जाना चाहिए। यह सुझाव देता भी मैं तो नियम विधि में बंधे हुए मालिक उसे क्यों सुनते, क्योंकि यह सुझाव नियमन के विकराल बंधन की छटपटाहट से मुक्ति पाने का ही साधन है। तीसरी बार जब मैं वहाँ गया तो चांदनी रात थी। 9-10 बजे तक संगीत के रस में अंशतः और शेष अंश में चांदनी के रस में तैरते हुए मन का जब चचाई के साथ साक्षात्कार हुआ तो जैसे एक विचित्र योग मिल गया हो। चांद अपनी मस्ती पर, प्रपात अपनी मस्ती पर, रात अपनी मस्ती पर मन अपनी मस्ती पर और शेष सब चीज़ें एकदम विच्छिन्न। वहाँ पहुँचते ही मेरे 2 तरुण मित्रों को छोड़कर दूसरे लोग 1-8 घंटे में ही सौंदर्य निहारते निहारते ऊब कर सो गए। ऊबते वे क्यों न हो, वे तो जिंदगी का नेह सौंखने वाले तलचट्टा ठहरे। उन्हें बाजार की सौदेबाजी से, लेन देन, शोरगुल से और नकद उधार से इतनी प्रीति हो जाती है, इतना मोह हो जाता है कि उनसे एक क्षण का विछोह भी दुस्सह्य हो जाता है। अब यायावरी वृत्ति की 3-4 उद्देश्य होते हैं। कुछ प्रकृति के रस का पान करते हैं, कुछ बाजारों का अवलोकन करते हैं और कुछ प्रदर्शनियों में खरीद फरोख्त करने जाते हैं। वहाँ से अपनी लिए कुछ स्मरणीय चीज़ें लेते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रकृति के सौंदर्य से ज़बरदस्ती अनुराग करना पड़ता है और यदि अनुराग करते भी हैं तो वे दूसरों का अनुराग विरस कर देते हैं। खैर वे लोग सो गए और मैंने सुख की सांस ली। ताश के पत्ते बिछे और जो मेरे 2 तरुण मित्र थे वे दोनों काफ़ी भावुक और कला की सुकुमारता से काफ़ी हद तक संवारे हुए तरुण थे। दोनों की आंखों में सपनों की लाल डोरी थी और दोनों के हृदय में उल्लास की अपार लहर थी। रम्मी जम गई, पर रम्मी ब्याज मात्र थी। असल में दृष्टि कभी चंद्रमा की ओर जाती, कभी प्रपात की ओर, कभी प्रपात के चरणों में बिछी नदी की ओर, कभी चांदनी के पहले स्वप्न में सोई हुई धरती की सुख शांति की ओर आंखें टिक नहीं पाती। प्रभात कब होने लगा इसका पता था तब लगा जब भौर की बयार घूमने निकली और उसकी अवाई में पहली चिड़िया बोल उठी। मुझे ऐसा लगा कि भौर का यह संदेश आनंद विजड़ित इंद्रियों से गहा न जाएगा और मैं यद्यपि तिमंजिली से नीचे उतरा स्नान आदि के लिए, पर मोटर की पिछली सीट पर चुपचाप लेट गया और गहरी नींद आ गई। सूर्य निकलते निकलते मेरे रथ जगह के साथियों ने मुझे धीरे से जगाया और मैं प्रपात की मूल धारा की ओर चल पड़ा। इस तरह भ्रमण के बाद वे मित्र मंडली के साथ किस तरह समय व्यतीत करते हैं इसका वर्णन करते हैं, तो इसमें सहजता आ जाती है और सरलता आ जाती है और अपनी सहजता और सरलता के कारण ये निबंध आत्मीय से हो जाते हैं, अपने से लगते हैं। एक बार और नज़दीक जाकर मैंने इस धुएं को निरखा तो मुझे लगा कि पृथ्वी का रूप और पृथ्वी का स्पर्श और पृथ्वी का अंतर्नाद और पृथ्वी की गंध सब एक साथ मिलकर एक वाष्प यंत्र में परिणित हो गया हो, जिसमें रूप चमक आया हो, रस उमड़ आया हो, स्पर्श लहक आया हो, नाद ठहर आया हो और गंध विधुर आई हो।
मैंने सोचा कि धूम ज्योति सलिल मरुल का सन्निपात मेघ तो यक्ष का संदेश अलका में वहन करता है, पर यह पृथ्वी के हृदय के उच्छ्वास से उठा हुआ रुपहले धुआं का बादल चचाई प्रपात विंध्य की विनीत धरती का गदगद कंठ से विह्वल संदेश अंबर को सुनाता रहता है। जलप्रपात किस तरह से हमें संदेश देता है, प्रेरित करता है, इस चीज़ का वर्णन करा है। और ये प्रश्न है कि जलप्रपात प्रकृति के सौंदर्य के साथ मानव जीवन को भी संदेश देता है, ऊर्जस्वित करता है। इस पर आपको अपनी भाषा में सारांश लिखना है। अंबर जो उस धरती के उच्छ्वास से एक दिन व्याकुल हो गया था, और अंबर जो आज उसके लिए सूना पड़ा है, और अंबर जो अपनी शून्यता में भी चातक और चकोर के लिए जलद और अमृतांशु बन जाता है, पर विनय में बिछी हुई शांत निर्द्विगीन और वीर प्रसविनी धरित्री के सीमंत को सजाने के लिए उसके पास मोतियों की माला नहीं जुड़ेगी, और उसके अंचल में भरने को हरदी, दूब और अक्षत के साथ साथ रत्नों का उपहार नहीं जुड़ेगा। और शायद इसलिए वह सूना है, पर संदेश का शाश्वत निनाद प्रत्युत्तर की अपेक्षा किए बिना गूंजता चला जा रहा है, और रूप धुआं बनकर तथा धुआं रूप बनकर संदेश के गायन की ताल पर थिरकता चला रहा है। बहुत सुंदर विनोद के साथ व्यंग किया है कि रूप धुआं हो रहा है और धुआं रूप हो रहा है। इस पर अंत करने से लालित्य की महिमा स्पष्ट हो गई, और निबंध का संदेश भी, निबंध का उद्देश्य भी संप्रेषित हो गया है। तो इस संदर्भ में आप इस निबंध को पढ़िए और निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।